नमस्कार। आज हम फिर कृत्या में एक ऐसे विषय को लेकर आए हैं जिसके बारे में हम बहुत दिनों से चिंतित भी हैं और जो एक तरह से लगातार कष्ट का विषय बना हुआ है कुछ सालों से, कुछ या कई सालों से हम कह सकते हैं। अब हम जानते ही हैं कि आज जो हमारे सामने जो सबसे बड़ी समस्या जो है कि युद्ध हम कहीं खत्म ही नहीं हो रहा। पहले हमने सीरिया में देखा, उससे पहले ईरान इराक में था, फिर इसके बाद सीरिया में हमने देखा। और सीरिया में हम की जो समस्याओं को लेकर, शरणार्थियों की समस्याओं को लेकर हम लोग उलझते ही जा रहे थे। फिर हमें यूक्रेन का युद्ध दिखाई दिया और इसके बाद में अभी जो चल रहा है फिलहाल वो है इज़राइल और फिलिस्तीन के बीच में, और जिसमें जो तकलीफदायक चीज है वो है गाजा के लोग, वहां के देशवासी, वहां के रह। ये एक ऐसी समस्या है जो लगातार चल रही है। जो आपने हमारा जो पोस्टर देखा है, ये 1930 में ब्रिटेन में बनाया गया था और यही पोस्टर हमने फिर से इसको रिन्यू किया है क्योंकि हमें इसकी आज फिर से जरूरत है कि युद्ध को केवल नकारना है, उसको उसके विरोध में ही नहीं बात करनी, उसको नकारना भी है। उसके विरोध में जो हो सकता है या उसके पक्ष में बात ना करके उसके विरोध में हमें बात करनी। जैसे कि अभी कुछ लोग कह देते हैं कि नहीं, युद्ध तो जरूरी है। ये कहा जाना एक बहुत अलग बात होती है और भोगा जाना बहुत अलग बात होती है। वैसे तो हम देखें कि मानव का जो इतिहास है वो युद्ध से भरा हुआ है, और हम अगर इतिहास से ही देखें तो जो युद्ध से भरा हुआ इतिहास है वो कभी प्रगति की ओर नहीं गया। अब हम अपने देश को ना ले, यूरोप को ले ले। रोम ने पूरे यूरोप और पूरे एशिया पे उसने राज्य करने के लिए चलता गया, घूम जाता रहा। यूरोपियन जो रोमन सेनाएं हैं उसने पूरे पूरे यूरोप को जीत लिया था करीब करीब। उसमें उसमें युद्ध ही उनका प्रमुख आधार था। आज रोम कहां पर है? और वहीं पे जो ब्रिटन्स थे, जिनको पहले जर्मनों ने खत्म किया, फिर इसके बाद में रोमन्स ने खत्म करने की कोशिश की, उसी ब्रिटेन ने एक तरह से पूरी विश्व में अपना आधिपत्य जमाने की स्थिति पे आ गया था। आज भी उसकी स्थिति है। यानी युद्ध हमें कहीं उच्चता की ओर या कोई बहुत ही एक ऐसा विषय नहीं देता है कि हमें जिंदगी भर के लिए हमें एक समाधान मिल गया है कि हम युद्ध करेंगे, हम कुछ बहुत जीत लेंगे और उसके बाद हम पूरे पूरे जो युगों युगों तक हम विजेता बन जाएंगे। युद्ध कभी ऐसा नहीं हुआ है। हम अपने देश की बात ही नहीं करते क्योंकि अभी देश के लिए बात करना एक बहुत खतरनाक होता जा रहा है, क्योंकि इतिहास ना जाने हुए भी लोग बहुत कुछ जानने का भ्रम रखते हैं। इसलिए मैंने आपको यूरोप का उदाहरण दिया। अब ये जो युद्ध, सीरिया का युद्ध, हमें याद है कि उसका कोई कारण नहीं था, लेकिन इन युद्धों में फायदा होता है उन देशों का जो अपने व्यापार करते हैं, जो अपने आयुध बेचते हैं, और नुकसान पूरी की पूरी मानवता का होता है। और सबसे बड़ा नुकसान होता है हमारे भविष्य का, हमारे बच्चों का। जिस देश में युद्ध होता है, जहां के बच्चे मारे जाते हैं, वहां के या जहां पर ये युद्ध हो रहा है, और बच्चे जो देख रहे हैं वो कई पीढ़ियों तक इन स्मृतियों को अपने साथ लेके जाते हैं, जो बहुत खतरनाक होती है। स्त्रियों का तो होता ही होता है। जब विश्व विजयी बनने का सपना लिए हुए हिटलर ने पूरा युद्ध लड़ा, और उसके बाद में क्या हुआ था, सबसे ज्यादा जो भोगा था वहीं जर्मनी की स्त्रियों ने भोगा था।
उनके साथ रेप हुआ गया, उनको नौकरों के जैसे काम करना पड़ा, अमेरिकन के घरों में उनको नौकरों जैसे वो काम करना पड़ा, और उसके बाद में अधिकतर उनको बाहर ही, एक तरह से उस पीढ़ी में विवाह खत्म ही हो गया था। और उसको बहुत साल लग गए थे कि अपने वापस एक ऐसी स्थिति में आने में जो एक समय जो उनके देश को एक स्थान दे सके। तो युद्ध किसी का भला नहीं कर सकता, और युद्ध किसी के लिए भी लाभकारी नहीं हो सकता है। युद्ध अधिकतर अहंकार की लड़ाई है, अधिकतर राजनायकों के अहंकार की लड़ाई है। अहंकार केवल वही कर सकता है जिसके पास में शक्ति हो, किसी भी तरह की ताकत हो प्रजा की, लेकिन वो ये नहीं देखता है कि इसका नुकसान किसमें होने वाला है। मैं इस सीरीज को उठाने में बहुत खिचकिचा रही थी काफी समय से, क्योंकि आपको मालूम ही होगा कि हमें अफ्रीका में जो हुआ था, अभी अफ्रीका में गृह युद्ध की जैसी स्थिति हुई थी, जो यूरोपीय थे और उनके अपने देश के भी जो राजनयिक थे, उनके साथ जो समस्या थी, तो एक तरह से प्रजा ने ही उनको उसमें कू वगैरह हुए थे। तो हमने अफ्रीका के लिए कम से कम 8 या 10 हमने पोइट्री रीडिंग्स रखी थी सभी भाषाओं में। इससे पहले हम सीरिया के लिए, यूक्रेन के लिए भी कर चुके, सीरिया के लिए भी कर चुके, लेकिन यहाँ पे मैं अचकचा रही थी कि हम बार बार वही बात करें, हम बार बार उन युद्ध के कष्टों को याद करें। क्या कि बस हम यही करें कि यहाँ के बच्चों का क्या हो रहा है, यहाँ के इसका हो रहा है, हम कोई समाधान निकाल ही नहीं पा रहे हैं। आपकी आवाज, लगता है उनका इंटरनेट का कनेक्शन चला गया। जी जी ऐसे ही लग रहा है, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो नीलोत्पल जी, आप कुछ सुनाए, कुछ कहें? सजग हैं। अच्छा, कोई बात नहीं है, अब वापस आएगा, क्योंकि नेट की समस्या है ना, इंटरनेट की समस्या है, वापस आ जाएगा, चिंता नहीं। लगता है उनका सिग्नल चला ही गया है फिलहाल। वो सब जगह कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। मेरे यहाँ बिजली बार बार जाने की समस्या हो रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप कुछ कहें? जी हाँ बिल्कुल। युद्ध के बारे में मतलब अगर हम देखें पिछले अभी इंटरनेट की समस्या 2 सालों काफी से चल तो रही हम है, इसलिए इंटरनेट की समस्या चल रही है, इसलिए जी आप जी लोगों को बीच-बीच में ये समस्या दिखाई देगी। कारण ये है कि मैं अपने जो स्थान है वहाँ पर नहीं हूँ, जहाँ पर मेरा अपना ऑफिस है, मैं जयपुर में हूँ, जहाँ पर मेरी नेट की स्थिति इतनी मजबूत नहीं है। तो इसलिए बीच-बीच में कोई समस्या आए तो आप इससे थोड़ा-सा कर लें। तो अब मैं आपको नीलोत्पल जी, आप युवा हैं, मैं सबसे पहले आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप कुछ कहें और फिर कविता शुरू करें। जी, शुक्रिया शुक्रिया नीलोत्पल रति जी, जी। जी जी आप शुक्रिया। सुनाई देगा? आवाज जी, हाँ हाँ बिल्कुल आ हाँ। रहा है। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जी शुक्रिया। जैसा कि आपने तकरीबन बहुत सी बातें कही हैं युद्ध के विषय में, कि जिसमें स्त्रियां, बच्चे, सबसे ज्यादा हताहत होने वाली जो लोग नागरिकों की संख्या है, उसमें स्त्री और बच्चों का सर्वाधिक शरण होता है, या सर्वाधिक वो पीड़ा भोगते हैं, या सर्वाधिक रूप से उन्हें सताया, या मतलब उन्हें मतलब दुख की जो अनुभूति है अगर हम किसी स्त्री या किसी बच्चे से पूछे तो हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि युद्ध कितना अमानवीय है। उसकी
अगर हम युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें ये देखना होगा कि युद्ध होता क्यों है, उसकी मूल प्रवृत्तियां क्या हैं, कहाँ से वो उसकी एक जड़ बनती है और युद्ध होता है। मुझे लगता है कि जैसे बीते कालों में जब राजा महाराजा युद्ध करा करते थे तो एक साम्राज्यवादी नीति के तहत उनका युद्ध का लड़ने का एक तरीका होता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ है, हम उस नियम और उस परंपरा को भी छोड़ के और आगे बढ़ गए हैं। अब हम जो है किसी मैदान में युद्ध नहीं करते, अब हम जो है लोगों के घरों में बम गिरा रहे हैं। और इस युद्ध ने तो इतनी सारी नृशंसताएं पार कर दी है, फिलिस्तीन और इजराइल के इस युद्ध ने, मतलब इजराइल ने तो इतनी अधिक अमानवीयता मतलब कहर बरपा दिया है कि हॉस्पिटल में बम गिर रहे हैं, शरणार्थी शिविरों में बम गिर रहे हैं, और जहां स्कूल है उन पे बम गिर रहे हैं, और जो उनकी अक्सा मस्जिद है उसे भी ध्वस्त किया गया है। तो ये युद्ध अब उस तरह का नहीं रह गया है कि दो देश मिलकर लड़ रहे हैं, अब इसमें नागरिक भी उतने ही शामिल हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अब इसकी और क्या चरम परिणति होगी, क्योंकि अब नागरिक भी सुरक्षित नहीं है कहीं से कहीं तक। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जो है हम वापस उस साम्राज्यवादी नीति की ओर बढ़ रहे हैं, जहां पे जो संकेत हमको मिलते हैं कि सिर्फ ताकत ही नहीं, पैसा और तानाशाही, ये तीन बहुत युद्ध के लिए जरूरी कारक मैं मानता हूं हमेशा से, कि ताकत हो, पैसा हो या फिर तानाशाही, ये तीन अगर समग्र रूप से मिल जाते हैं तो युद्ध अपने आप में इतना हिंसक हो जाता है कि उसकी जो वो है पीड़ाएं सदियों तक भोगी जाती है। और कोई युद्ध आज तक शांति स्थापित नहीं कर पाया है। ये मेरा भ्रम है कि कोई भी युद्ध शांति के लिए किया जाता है। ये दरअसल तानाशाहों की तरफ से किया गया एक ऐसा छलावा है जो हम केवल एक नागरिक रूप में ठगा महसूस करते हैं। या यूं भी कह सकते हैं कि जो लोग हाथ में बंदूक रख के शांति की बात करते हैं, दरअसल ये खूबसूरत धोखा है जो हमें या हमारे नागरिकों को दिया जाता है। तो हमें इससे सिर्फ बचना ही नहीं है, इसे समझना भी है। और ये भी देखने वाली बात है कि युद्ध कभी साधारण जनता कभी नहीं करती। अगर आप देखें तो कोई भी देश के नागरिक कभी नहीं चाहेंगे कि वहां युद्ध हो, और युद्ध जैसे भयावह उसके जो परिणाम होते हैं कि पूरा जीवन जो है खत्म हो जाता है। हम आज भी जानते हैं कि नागासाकी हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था, उसकी रासायनिक जो क्रियाएं या रासायनिक जो जहर है, वो आज भी वहां की पीढ़ियों में, आने वाली पीढ़ियों में देखने को मिला है। ये अपने आप में बहुत सोचने वाली बात है। और इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध ने अब ये साबित कर दिया है कि हम दोबारा साम्राज्यवादी नीति की ओर बढ़ रहे हैं, और अब कोई नियम नहीं है, अब कोई नियम कायदा नहीं है, कोई नागरिक सुरक्षित नहीं है। अब हम सब इस बात से चिंतित है, और मैं मतलब इस युद्ध को हम सब करीब से देख रहे हैं इस युद्ध को, और जो भी संवेदनशील इंसान है वो देख रहा है, तो उसको ये लग रहा है कि युद्ध रुकेंगे कैसे। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है हमारे समय में कि इन युद्धों से हासिल तो कभी कुछ नहीं हुआ, ना कभी शांति स्थापित हुई है, ना ही कभी कोई देश इस प्रकार से तरक्की कर गया है। हाँ, ये बात जरूर है कि अमेरिका जैसा देश जिसका मुख्य बिजनेस ही हथियार बेचना है, तो वो तो इसी काम में लगा रहेगा। और भी जो मुल्क हथियारों की सप्लाई करते हैं, तो ये अब जनता को समझना होगा कि ये जो जितने भी तानाशाह है या जितने भी लोग हैं जो युद्ध चाहते हैं, हमें उन्हें सत्ता से हमारे पास एक ही अधिकार है लोकतांत्रिक, और वो है वोट का। तो हम जहां भी इस तरह से राष्ट्रवादी या इस तरह की ताकतें देखें तो उन्हें बाहर करने का प्रयास करें, और जितना संभव हो हम करते रहें। जी शुक्रिया। और हम बात करते हैं। शुक्रिया नीलोत्पल जी। श्री विलास जी, आप अनम्यूट कर लीजिए, और हाँ अब आप बोलिए। युद्ध के जो कारण हैं, जो युद्ध की स्थितियां बनी हैं, उन सब के बारे में तो आप लोगों ने कहा है, वो बिल्कुल वही बात है। दो तीन चीजें मैं जोड़ना चाहूंगा, जिसका थोड़ा सा संकेत भी दिया हमारे नीलोत्पल जी ने, कि युद्ध है राजनीतिक घटना से आगे बढ़कर एक आर्थिक परिघटना हो गई।
जी। आप देखिए यूक्रेन युद्ध के कारणों पर विचार करिए तो युद्ध के कारण मुख्य रूप से आर्थिक है। और कभी हंसी आती है कि जो भी बड़ी शक्तियां हैं, अमेरिका भी, रूस भी, सीरिया के युद्ध को रोकने के लिए दोनों प्रयत्नशील लग रहे थे। दोनों की तरफ से वार्ताएं हो रही थी, दोनों की तरफ से मीटिंग हो रही थी, लेकिन कोई ये पूछे कि भाई हथियार ऐसे तो नहीं है कि टैंक और हेलीकॉप्टर और तोपें और ऐसे बड़े बड़े हथियार कोई जेब में रख के, कोई बैग में रख के ले जा रहा है। बंदूक और छोटी बंदूकें और बड़ी बंदूकें तो चलिए ठीक है, समझ में आता। ये इतने बड़े पैमाने पर जब दुनिया भर से वहां पहुंच रहे हैं और उस युद्ध में प्रयोग हो रहे हैं, तो अगर आप इतने चिंतित हैं कि युद्ध बंद हो तो आप अपने हथियार विक्रेताओं पर नियंत्रण लगाइए। लेकिन वो लगता नहीं है कि किसी की मंशा रहती है कि ये काम बंद हो। और जैसे नीलोत्पल ने कहा, वो भी बात ठीक है कि अब युद्ध मैदानों से हट के हमारे आपके ड्राइंग रूम्स तक आ गया है, हमारे आपके घरों में आ गया है, शहरों में आ गया है, और अब कोई नियम कायदा नहीं रह गया है। हम लोगों ने देखा कि पिछली 20वीं शताब्दी में और 21वीं शताब्दी की शुरुआत में जो भी युद्ध हुए हैं, उस पर मैदानों में लड़ने की बजाय शहरों पर बमबारी हो रही है। पूरे के पूरे हिरोशिमा नागासाकी का जिक्र किया तो शहर ही उड़ा दिए गए। और इस दौरान एक और बात आई है, ये ठीक है कि जो लोग युद्ध में भाग नहीं लेते, जो लोग युद्ध से किसी तरह नहीं जुड़े हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित युद्ध से वही लोग हो रहे हैं। जो बच्चे हैं, आम नागरिक हैं, स्त्रियां हैं, जिनका युद्ध से कुछ लेना देना नहीं है, जो अपने रोजमर्रा के जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, आधुनिक युद्धों से सबसे अधिक प्रभावित वही लोग हो रहे हैं। और उसके साथ एक और बात आई है, मैं तो कहूंगा कि अपने देश में भी और दूसरे देशों में भी हाल के कुछ वर्षों में युद्ध को एक अजीब तरह से ग्लोरीफाई किया जाने लगा, जैसे कौन सी दुनिया की सारी समस्याओं का हल युद्ध में ही छिपा हो। और बड़े सारे चीयर लीडर्स आ गए हैं, हम अपना पक्ष चुन लेते हैं। आप यूक्रेन युद्ध के समय देखिए, हमने पक्ष चुन लिया, यूक्रेन के बारे में बोलने वाले आपको बहुत कम मिलते थे। एक बड़ा वर्ग जो बुद्धिजीवियों का था और कवियों, लेखकों, साहित्यकारों, या उनको छोड़ दें तो सामान्य जनता में इस तरह की भावना सी थी कि ठीक है, यूक्रेन के साथ जो हो रहा है वो वही डिजर्व करता था। यही आप फिलिस्तीन के बारे में अगर देखें तो हमने इजराइल को एक हीरो जैसा बना लिया है, और इतने सारे लोगों के मरने के बावजूद हम अपने टीवी चैनलों पर देखें तो ऐसे लगता है जैसे युद्ध का उत्सव सा मनाया जा रहा है। आप और हम संवेदनशील हैं तो उन दृश्यों को देखकर जरूर हमें वेदना होती है, हम आपको तकलीफ महसूस होती है, लेकिन वहाँ जिस तरह से एंकर्स और टीवी चैनल उसको प्रस्तुत करते हैं वो बहुत ही क्रूर और बर्बर लगता है। अगर आप देखें तो बिल्कुल संवेदनशीलता नहीं है, वो चीख रहे हैं, नाच रहे हैं जैसे वो कोई, ठीक है हमास ने जो किया उसकी भी निंदा होनी चाहिए और सभी संवेदनशील लोगों ने उसकी निंदा की, लेकिन उसके बाद जो अनप्रेसिडेंटेड है, जिसका कोई पैमाने के ऊपर कोई तुलना नहीं है, जो आपने केवल यही नहीं है कि वहाँ गाजा में बम गिर रहे हैं, मिसाइलें गिर रही हैं, आपने उनका खाना रोक दिया है, राशन रोक दिया है, दवाइयाँ रोक दी हैं, अस्पताल नष्ट कर दिए हैं, ईंधन नहीं पहुंच रहा है। तो ये तो ऐसे ही है जैसे पुराने समय में किलों को चारों तरफ से घेर के और रसद की सप्लाई रोक के और सबको मार डालो या मजबूर कर दो। 21वीं सदी में जब हम इतना विकसित होने और विचारों और दुनिया तमाम चीजों की बातें करते हैं तो ये बहुत हृदयहीन भी लगता है और सारे विचार बहुत कई बार अर्थहीन से लगने लगते हैं। तो हमको कम से कम जो संवेदनशील लोग हैं, जो लोग सच के साथ खड़े होने की हिम्मत जुटा सकते हैं, उनको एक साथ आना चाहिए। और ठीक है, हमारी आवाज
जहां तक भी पहुंचे, लेकिन आवाज उठाई तो जानी चाहिए। और ये इस दृष्टि से मैं समझता हूं कि अफ्रीका के बाद ये आयोजन आपका बड़ा अच्छा आयोजन है। हमारी आवाज अगर लोगों तक पहुंचे, कुछ भी असर करे, तो ये हम सबके लिए बहुत उपलब्धि होगी। 2 आदमियों पर भी असर करती है कोई चीज, तो वो प्रभावशाली ही होती है, उसे सफल ही माना जाना चाहिए। जी, तो आप अब अपनी एक कविता से शुरुआत तो कीजिए। नीलोत्पल जी शुरू करें। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत। नीलोत्पल जी आप सुनाइए। सर अभी कंटिन्यू मेरे हिसाब से सर से सुनते हैं। चलिए मैं एक कविता सुनाता हूँ। एक मेरी कविताएं हैं, इजराइल पर भी है, एक वैसे युद्ध के ऊपर है, एक अफगानिस्तान की भी कविता है। समय रहेगा तो नजवान दरवीश की एक कविता का भी अनुवाद है, तो जैसे होगा। पहले एक कविता है मेरी, युद्ध के पश्चात। जी। हर युद्ध के पश्चात उजड़े पड़े होंगे शहर, तमाम घर और ढेरों स्वप्न बिखर गए होंगे, चूर चूर होकर टूट गए शीशों की तरह, जिनकी किरचें वर्षों तक चुभेंगी राह देखती पथराई आंखों में। ढेरों स्वप्न बिखर गए होंगे चूर चूर होकर टूट गए शीशों की तरह, जिनकी किरचें वर्षों तक चुभेंगी राह देखती पथराई आंखों में। हर युद्ध के पश्चात सीमा रेखाओं के दोनों ओर बिखरा होगा मासूम युवाओं का रक्त, युद्ध भूमि के वीरान पठार में, और सुलगता रहेगा वर्षों तक धरती का ममतामय वक्ष, भावनाओं की मिट्टी के बंजर हो जाने के बाद भी। हर युद्ध के पश्चात दावे किए जाएंगे मानवता की पीड़ा के, होंगी लंबी शांति वार्ताएं, लिखी जाएंगी बिरुदावलियां उन महान नेताओं की जिनका कुछ भी नहीं था दांव पर। लिखी जाएंगी बिरुदावलियां उन महान नेताओं की जिनका कुछ भी नहीं था दांव पर, और जिन्हें मरना भी नहीं था किसी मोर्चे पर। हर युद्ध के पश्चात चालू रहेगा राजनय का हृदयहीन नाटक, बूढ़ी चालाक महत्वाकांक्षाओं की चौपड़ पर पासों की तरह गिरेंगे युवाओं के सिर, स्त्रियों का सम्मान और जन्मे अजन्मे बच्चों का भविष्य। असमय ही मौन हो जाएंगी तमाम प्रेम कहानियां हर युद्ध के पश्चात। हर युद्ध के पश्चात बांटे जाएंगे अलंकरण, अधिकांश को मरणोपरांत मार गिराने के लिए उन दुश्मनों को जिन्हें वे जानते तक न थे। मार गिराने के लिए उन दुश्मनों को जिन्हें वे जानते तक न थे, राष्ट्रभक्त के मिथ्या गीतों में महिमा मंडित किए जाएंगे सत्ता लोलुप बूढ़ों के अहंकार। हर युद्ध के पश्चात ध्वंस और मृत्यु के शोक गीतों के थमने के बहुत पहले से ही, हर युद्ध के पश्चात ध्वंस और मृत्यु के शोक गीतों के थमने के बहुत पहले से ही, शांत और शीतल कमरों की मुर्दा खामोशियों में रची जाने लगेंगी दुरभिसंधियां एक नए युद्ध की। नीलोत्पल जी तो गायब हो गए। शुक्रिया कविता के लिए। हाँ, ये जो कविता है युद्ध से संबंधित कविता है, इनको अच्छी कविता कैसे कहें, क्योंकि युद्ध ही अच्छा नहीं है। लेकिन जो कविताएं स्पष्ट रूप से युद्ध के बारे में बात करती है, तो उनको अच्छी कविता कह सकते हैं और कहना चाहिए। लेकिन कहने में एक झिझक होती है कि हम युद्ध की प्रशंसा तो नहीं कर रहे। जी हाँ जी, युद्ध की कविता लिखना मजबूरी है, ऐसी न आए तो। जी जी एक जी लिखिए, बोलिए नीलोत्पल जी। आप जी आप सुनाइए। जी जी बिल्कुल सुना रहा हूँ।
जैसा कि हम सब जानते हैं कि युद्ध का जो परिणाम होता है उससे कभी कुछ हासिल नहीं हुआ। हमारे यहाँ महाभारत का जो ग्रंथ है इसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि युद्ध के बाद विजय हुए लोगों में भी निराशा, हताशा और पीड़ा थी। तो इसका अर्थ यही है कि अगर हम सबक नहीं लेंगे तो बार-बार इंसानियत इसी तरह से दुखी और पीड़ित होती रहेगी। तो ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ समय पहले मैंने एक युद्ध और शांति एक सीरीज़ लिखी थी जिसमें युद्ध से संबंधित कविताएँ हैं, जिसमें अपने देश की भी कुछ आवाज़ें शामिल थी। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि युद्ध केवल युद्ध नहीं होता, अंत में अधिक हिंसक, अधिक अमानवीय बन जाता है। वह बाज के पंजों में दबी नन्ही चिड़िया का आर्तनाद है। सरहद से जो लौटा नहीं, उस प्रतीक्षा में पथराई आंखें हैं, जो अंत में डूब जाएंगी। मैं इनकार करता हूं दुनिया के सारे युद्धों से। मैं इनकार करता हूं दुनिया के सारे युद्धों से। युद्ध करुणा का अंत है। युद्ध करुणा का अंत है। एक इसी तरह से इसका एक अगला हिस्सा था कि जिन्हें युद्ध चाहिए अंत में मारे जाते हैं। जिन्हें युद्ध चाहिए अंत में मारे जाते हैं। जिन्हें युद्ध नहीं चाहिए अंत में वे भी मारे जाते हैं। युद्ध के बाद कोई उम्मीद नहीं बचती। युद्ध के बाद कोई उम्मीद नहीं बचती। तो ये कविता इसी ओर इशारा कर रही है कि युद्ध के बाद कभी भी बहुत उम्मीदें नहीं होनी चाहिए। इसीलिए एक पंक्ति और लिखी थी कि यदि शांति के लिए यदि युद्ध जरूरी है तो ऐसी शांति भी अशांत है। मेरे हिसाब से एक फिलिस्तीन की कुछ दो एक कविताएं मैं शायद आपके समक्ष रखता हूँ। फलस्तीन एक ताजा घाव। फलस्तीन एक ताजा घाव। इस सीरीज में 4-5 कविताएं हैं। मेरी सारी कल्पनाएं ठहर जाती है। सच और नैतिकता खंडित दिखाई देते हैं। हृदय हर तर्क अमान्य कर देता है। मैं समझ नहीं पाता कि कौन है, कहां से है, किस धरती पर रहते हैं जिस मासूमों पर बम गिराने वाले। मैं समझ नहीं पाता कि कौन है, कहां से है, किस धरती पर रहते हैं मासूमों पर बम गिराने वाले। क्या उन्हें दिखाई नहीं देता यह दुनिया घास का मैदान है। क्या उन्हें दिखाई नहीं देता कि यह दुनिया घास का मैदान है जिस पर हर बच्चा दौड़ रहा है बेखौफ। ओ हत्यारे, तुमने जला दी है बच्चों के हिस्से की सारी घास। बच्चों के विदग्ध पैर उन पर चलकर लिख रहे हैं समय की काली इबारत। उन पर चलकर बच्चे लिख रहे हैं समय की काली इबारत। एक कविता और फिर विलास जी से सुनते हैं। इसी सीरीज का अगला हिस्सा है। इन मासूम बच्चों से कैसे कह दूं, इन मासूम बच्चों से कैसे कह दूं कि तुम्हारे स्कूल की इमारत अब खोजने से भी नहीं मिलती। उनसे कैसे कहूं कि उसे एक बड़े शिकारी कुत्ते ने चबा डाला है। कोई दोस्त बचा है या नहीं उन्हें चाहकर भी नहीं बता सकता। उनसे कैसे कहूं कि कुछ रात को सोने के बाद जाग ही नहीं पाए। कुछ सुबह को तैयार हुए ही थे कि टिफिन बॉक्स लेने के एन पहले मारे गए। जैसे आज तक मरी हुई तितली के पंख जंगल के किसी कोने में नहीं मिल सके, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। जिस टेबल पर कॉपी किताब रखकर तुमने भविष्य की सीढ़ी बनाई थी उसे तोड़ दिया गया है। स्कूल छूटने पर थकान के बावजूद
जिस मुस्कुराहट के साथ तुम घरों की ओर लौटते, उन सभी रास्तों पर धूल का गुबार उठ रहा है। अब वहां जाने का मार्ग दुनिया से भी विच्छेद है। अब वहां जाने का मार्ग दुनिया से भी विच्छेद है। हालांकि मैं लिखना तो यह चाहता था कि पिछले वर्ष तुम्हारे एक साथी ने फुटबॉल की एक बड़ी स्पर्धा में भाग लिया था। एक ने घोड़ों को अरब की महान संस्कृति का हिस्सा बताया था। एक के पास रग्बी का अच्छा खासा हुनर था। एक आजादी को कविता कहता था। एक उम्मीदों वाली बीमारी से ग्रसित था। बहुत कुछ था तुम्हें बताने को, लेकिन बताने से पहले हत्यारे ने कलम तोड़ दी। शुक्रिया। कुछ कविता विलास बहुत संवेदनशील कविता है आपकी। शिवलाल जी आप सुनाएंगे या मैं जब तक एक मैं कविता आपको आप सुना देती हूँ। आप सुनाइए। हाँ जी, वो पहले मैंने उक्रेन वाली ही कविता जैसे छोटी सी है, उसमें से जो आपने अभी कविता सुनाई, तो आपने देखा होगा कि यूक्रेन में कुछ दिनों तक हम टीवी के सामने इसलिए बैठे रहे थे कि वहां से लोग बाग चल रहे थे, बच्चे और उनकी माएँ, और कहीं कहीं पे अकेले बच्चे जा रहे थे अपने आप को बचाने के लिए। उनके माँ बाप ने भेज दिया था और वो रेल्स में चढ़कर और दूसरे देशों में जा रहे थे अकेले अकेले। तो वहीं के छोटे छोटे से चित्र हैं जो मैंने वहां पर समय देखे थे। तो एक है, सुबह सवेरे माँ ने कड़ी रोटी दूध में भिगोकर सामने रख दी, मीठे बिस्किट का एक टुकड़ा भी, और थमा दी प्लास्टिक की एक थैली जिसमें रखे थे कुछ कपड़े। दाई हथेली में पकड़ाया कागज का पुर्जा, माँ के हाथ के पसीने की गंध वाला। बड़े हो गए हो ना, तुम्हें बैठना था रेलगाड़ी में जो कभी नहीं रुकती हो। इतना कहकर माँ मुड़ी और घर के दरवाजे के भीतर हो गई। मैं नहीं देख पाई उसे भीड़ में गुम होते हुए। भीड़ इंतजार में थी। दो बूढ़ी आंखें, 10 साल के कदम रेलगाड़ी के रोमांच में चलते रहे पैदल रेलगाड़ी से अनजानी यात्रा में, और शायद सालों लग जाएंगे उसे अंजाम तक पहुंचने में। ये एक 10 वर्ष के बच्चे की कहानी थी जो उस समय सुनाई दी थी कि माँ ने उसे अकेले ही पोलैंड भेज दिया था जिससे उसकी जान बच सके, और माँ नहीं जा पा रही थी क्योंकि उस माता पिता घर पे थे। ऐसे ही अस्पताल में, जो बच्चों के अस्पताल में बम गिरे गए थे, उसके लिए वह मोजे में आखिरी फंदे डाल रही थी अपने होने वाले पोते के लिए। तभी गिरता है आग का एक गोला प्रसूति घर पर। कैमरे का लेंस मांस के लोथड़ों में साबुत दिखाता है केवल एक नन्हा सा पांव मोजे के बिना। ये अस्पताल की घटना है। कुछ बूढ़ी औरतें रह गई थी, बूढ़े लोग रह गए थे जो चल नहीं सकते थे, तो उसके बारे में है। मेरे कूल्हों में दर्द है इतना कि मैं दरवाजे तक जा नहीं सकती। भीड़ मेरी खिड़की के सामने से गुजरती है, सूखे उदास चेहरे लिए। मैं दीवार से टिकी साइकिल को देखती हूँ। मैं और मेरी साइकिल उन सभी जगहों पर घूमाते हैं जहां मैं कभी तुम्हारे साथ घूमा करती थी। खिड़की मुस्कुराने लगती है, दरवाजा खड़खड़ाने लगता है, एक फाइटर जेट ऊपर से गुजरता है, जल्दी मिलेंगे। तो ये कुछ कविताएं मेरी उक्रेन के समय की हैं। तो श्रीविलास जी आप सुनाइए कुछ कविताएं। एक मेरी अभी जो श्रीविलास जी, इजराइल और जी आवाज आ रही है मेरी? जी। एक इजराइल और फिलिस्तीन के इस युद्ध पर ही है। विसंगत कविता का शीर्षक है। उनकी आत्मा पर घाव थे, वे भुक्त भोगी थे इतिहास के सबसे घृणित नरसंहार के। वे भुक्त भोगी थे इतिहास के सबसे घृणित नरसंहार के।
उन्होंने देखा था मृत्यु को उसके निकृष्टतम रूप में, मृत्यु की दहलीज तक ले जाती रेलगाड़ियों से कंसंट्रेशन कैंपों के सन्नाटे तक। उन्होंने देखा था मृत्यु को उसके निकृष्टतम रूप में, मौत की दहलीज तक ले जाती रेलगाड़ियों से कंसंट्रेशन कैंपों के सन्नाटे तक। पर अब वे आमादा थे दोहराने को वही सब, पर अब वे आमादा थे दोहराने को वही सब, दूसरों के साथ उसी क्रूरता और बर्बरता से। खूब सोच समझकर क्या हम कुछ नहीं सीखते अपने पर बीती बातों से? क्या हम कुछ नहीं सीखते अपने पर बीती बातों से? क्या हमारे घाव, हमारी पीड़ा हमें और निष्ठुर बनाते हैं? क्या हमारे घाव, हमारी पीड़ा हमें और निष्ठुर बनाते हैं? ऐसा करते हुए क्या हम ले रहे होते हैं प्रतिशोध अपनी दुर्गति, अपने अपमान का? पहाड़ की चोटी से आती रोशनी में चमक रहे हैं कंगूरे ईश्वर के भव्य महलों के। पहाड़ की चोटी से आती रोशनी में चमक रहे हैं कंगूरे ईश्वर के भव्य महलों के। युद्धक जहाजों की गरज और बम गिरने के धमाकों के बीच, युद्धक जहाजों की गरज और बम गिरने के धमाकों के बीच जमीन पर बिखरे हैं युवाओं, वृद्धों और बच्चों के शव, तीन तीन ईश्वरों की धरती पर। जमीन पर बिखरे हैं युवाओं, वृद्धों और बच्चों के शव, तीन तीन ईश्वरों की धरती पर। ईश्वर की संतानों ने भुला दिए हैं प्रेम के उपदेश, क्षमा और दया के पाठ। इस समस्त कथानक में ईश्वर की उपस्थिति मात्र एक विसंगति है। तीन तीन ईश्वरों की धरती पर ईश्वर की संतानों ने भुला दिए हैं प्रेम के उपदेश, क्षमा और दया के पाठ। इस समस्त कथानक में ईश्वर की उपस्थिति मात्र एक विसंगति है। तो ये तो वैचारिक जो पक्ष था उसका था। एक गाजा के बच्चों पर अभी मैंने कविता लिखी थी, कुछ दिन पहले फेसबुक पर भी पोस्ट की थी जी। गाजा के बच्चों व्यस्त हैं हम, सब कुछ धुआं धुआं है, धूल के गुबार और आसमान की गड़गड़ाहट में दब गई है धरती की चीखें। सब कुछ धुआं धुआं है, धूल के गुबार और आसमान की गड़गड़ाहट में दब गई हैं धरती की चीखें। मनुष्य की घृणा के मलबे के नीचे दबे हैं अनगिनत बच्चे, मनुष्य की घृणा के मलबे के नीचे दबे हैं अनगिनत बच्चे। अपनी आंखों में लिए भविष्य के सपनों के भग्नावशेष। बच्चे घायल हैं, खून से लथपथ चेहरों वाले, जख्मी हाथ पैरों वाले बच्चे, रोते चीखते अवाक बच्चे, बुझ गए दीपक की तरह मृत्यु की गोद में खामोश बच्चे। बच्चे जिन्हें सदैव विश्वास होता है अपने बड़ों पर, हम पर, अपनी सुरक्षा के लिए। बच्चे जिन्हें सदैव विश्वास होता है अपने बड़ों पर, हम पर, अपनी सुरक्षा के लिए। उन्हें नहीं मालूम कि वे शिकार हैं हमारी ही युद्ध लिप्सा का। उन्हें नहीं मालूम कि वे शिकार हैं हमारी ही युद्ध लिप्सा का। वे नहीं जानते कि जिस प्रेम पर वे विश्वास करने लगते हैं बचपन से ही, उसका हम सिर्फ उपदेश दे रहे होते हैं। वे नहीं जानते कि जिस प्रेम पर वे विश्वास करने लगे होते हैं बचपन से ही, उसका हम सिर्फ उपदेश दे रहे होते हैं, और वह हमारा सबसे बड़ा धोखा होता है। और वह हमारा सबसे बड़ा धोखा है, सबसे घृणित छद्म। उन्हें नहीं पता कि हमारा यह विषाक्त प्रेम एक दिन तब्दील कर देगा उन्हें भी घृणा के हथियारों में। उन्हें नहीं पता कि हमारा यह विषाक्त प्रेम एक दिन तब्दील कर देगा उन्हें भी घृणा के हथियारों में, और अपने मासूम बचपन की तरह घायल होगा उनका यौवन भी। बमों और मिसाइलों की अनवरत बारिश के बीच
सब देख रहे हैं बस दुनिया के रण क्षेत्रों से लेकर अपने सुरक्षित बैठक खानों तक। सब देख रहे हैं बस दुनिया के रण क्षेत्रों से लेकर अपने सुरक्षित बैठक खानों तक, उन्हें घायल होते, बिलखते, मरते हुए। हम अभी व्यस्त हैं पक्ष चुनने में, अपने अपने लाभ हानि के हिसाब से। हम अभी व्यस्त हैं कविता लिखने में। मार्मिक बात, बहुत मार्मिक बात। कविता पूरी संवेदना को कहती है अपनी। दिक्कत ये है कि हम अच्छी कविता भी नहीं कह सकते युद्ध सुनाइए के नीलोद बारे जी, मेरा माइक जी। में। क्या होता कविता है कि लिखना भी एक बड़ा वो विषय हो गया है कि एक असहायता है हमारी कि हम और कुछ कर नहीं सकते, तो बौद्धिक नहीं, जुगाली ही कर रहे हैं। ये भी है, और अपनी संवेदनाएं तो हम कह ही एक सकते और हैं। बात मैं इस बारे में जोड़ूं जो असलियत है, नहीं मैं एक और असली बात जोड़ूं कि मैंने देखा कि इन दिनों इजराइल के जो कवि हैं जिनको गोल्डन रीथ पुरस्कार मिला है इस साल ही, मतलब 2023 में ही। गोल्डन रीथ सबसे बड़ा पुरस्कार होता है जो स्तुगा पोइट्री फेस्टिवल से मिलता है, जो पोइट्री का, आप ये सोच लीजिए कि हम लोग इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं, तो आप ये सोच लीजिए कि पोइट्री का सबसे बड़ा पुरस्कार है जी। वो इस समय पूरे समय में वो भारत में है, वहां युद्ध हो रहा है, आप कवि हैं, आपको, और मेरे मित्र भी थे हैं, वैसा मैं नहीं कहती कि मैं उनको जानती हूँ, अगर कोई हिंदी नहीं आती पता लगेगा तो थोड़ा नाराज भी होंगे, लेकिन मुझे इस बात का बड़ा अद्भुत हुआ कि आप कवि हो, आप अपने देश में नहीं हो जब ये स्थिति हो रही है, आप यहाँ पर बैठे हैं और हर दूसरे दिन विभिन्न जो पोइट्री वो फेस्टिवल्स हैं वो हर साल आते हैं यहाँ पर, और जो हमारे यहाँ जनवरी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी का पोइट्री फेस्टिवल का त्योहार वाले दिन होते हैं, तो वो ये सारे फेस्टिवल्स में भाग लेते हैं, लोगों को भी एक कवि मिलते हैं। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि आप कवि हैं और वे मित्रता की बात करते हैं कि फलस्तीन और इसके बीच में मित्रता होनी चाहिए, उसके बावजूद भी आप ऐसी स्थिति में आप बैठे हुए हैं, सिर्फ कविता सम्मेलनों में भाग ले रहे हैं। जी। तो मुझे सवाल उठता है कि अब क्या वास्तव में कवि हैं? ये मेरे मन में आ रही है। ये स्थिति, वस्तु स्थिति बता रही हूँ मैं कि इस स्थिति में जब आप दोनों की दोस्ती के बारे में बात करो और आप यहाँ, इसलिए मुझे ये संशय होता है। इसी तरह से बहुत से फिलिस्तीनी कवि जो पास के देशों में है, जॉर्डन में है या ऐसे देशों में है, जो है फिलिस्तीनी, वो फिलिस्तीन के बारे में बकायदा आवाज तो उठा रहे हैं, लेकिन फिर वो आवाज उठाते हैं, फिर वो पेपर में न्यूज वगैरह आती, कहीं बड़ी अच्छी पोस्ट में भी होंगे वो इसमें अखबार वगैरह में, और इसके बाद में उसको शेयर करते हैं बड़ी सुंदर युवावस्था की फोटो के साथ में। तो मुझे ये भी लगता है कि क्या आप युद्ध के समय इस तरह की 30 साल पुरानी, 20 साल से पुरानी फोटो के साथ में आप अपनी बात को कहें तो ठीक है, आप अपने आप को प्रस्तुत करे जा रहे हैं, तो क्या आप कवि हैं? आपने ये क्यों नहीं जोर डलवाया वहां पर कि भाई जॉर्डन ने बंद कर दिया रास्ता, नहीं वो रास्ता खुलना चाहिए, या इजिप्ट ने रास्ता बंद कर दिया तो वो रास्ता खुलना चाहिए, वहां पर वो क्यों नहीं कर रहे हैं जब वो इतनी अच्छी स्थिति में है? तो क्योंकि फिलिस्तीन के बहुत से लोग बाहर हैं, 60% जो पैसे वाले थे लोग, जिनके पास में पैसा था, वो सब बाहर है, वहां अंदर रहने वाले सब गरीब लोग ही हैं जिनके पास में कोई चारा नहीं था। जी जी। तो यहाँ आप जी एक चीज गौर करें कि हाल के वर्षों में, पिछले 10-20 सालों में अपने देश में भी और बाहर भी बुद्धिजीवियों का जो सम्मान था वो पूरी तरह तो नहीं लेकिन काफी घटा है। वो मुझे लगता है कि उसके पीछे हमारी यही स्थिति है कि हम एक सुरक्षित जगह चुन लेते हैं जहां से हमें कोई खतरा ना हो, फिर हम दुनिया भर की बातें करेंगे, और लेकिन करेंगे इस तरह से कि
कोई पक्ष निरपेक्षता की बात करेंगे, कोई चुप रह जाएंगे, अपनी सोची समझी उस चुप्पी होगी, कोई दूसरी चीजों की बात कर लेंगे, प्रेम कविताएं लिखने लगेंगे और बताएंगे कि सबसे बड़ा प्रतिरोध प्रेम ही है जरूर प्रतिरोध प्रेम है, लेकिन कुछ बातें कभी खुल के भी कहने की होती है। बिल्कुल ठीक कहा जी, आपको पता तो चले ना ये कि जो आप हो रहा कहाँ है खड़े अभी हैं भी उसको। हमारे देश में भी, जी जी, भारत हमारे देश में भी यही हो रहा है ना कि जैसे आप अपने आपके बच्चे बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए और आप देशभक्ति के गीत गा रहे हैं, तो ये जी हमारे देश में भी हो रहा है नहीं, वो सब और ऐसे ही है। ये आप सब वो जगह भी हो रहा है। देखिए, हम 5 करोड़ के फ्लैट में यहाँ बैठ के उसके बाद हम सर्वहारा की बात करने लगते हैं और खूब कविताएं लिखते हैं कि पूंजीवाद के खिलाफ। तो पूंजीवाद अभी पिज्जा का ऑर्डर दिया होगा, वो आ रहा होगा, और हमारे मन में भी नहीं आएगा कि पिज्जा हट से लेके मैकडोनाल्ड तक सारा पूंजीवाद का ही प्रतीक है। तो वो तो इसी विश्वसनीयता की जो कमी आई है, जो सम्मान कम हुआ है आम आदमी के बीच में, मुझे लगता है कि इन्हीं चीजों से है। जी, मैं एक कविता सुनाना चाहती हूँ। जब आपने कहा कि जी प्रेम की बात, तो प्रेम युद्ध में भी होता है, लेकिन जी उसी से संबंधित आप समझ लीजिए कि अक्टूबर के मौसम में लाल भूरे पातों का लहराकर सड़क पर बिछे जाना। जी दरअसल यूरोप आदि देशों में अक्टूबर का महीना हमेशा प्रेम का महीना माना जाता है, क्योंकि पत्ते जो हैं वो पतझड़ वहां पर पहले आती है और वहां पर जो पत्ते हैं वो लाल लाल बिछ जाते हैं। वो सबसे अधिक प्रेम का महीना माना जाता है। और ये जो युद्ध हुआ है वो अक्टूबर के महीने में ही हुआ है। तो इसीलिए ये उस पे मैंने ये कविता लिखी है। अक्टूबर मास, क्यूबिक की लाल धूसर सड़कें, पतझड़ के दरख्तों के लाल पात, गर्म कोट से निकलने से पहले वापस लौटती यादें, देखती हैं चीख पुकारों को, रेत पर लहू के धब्बों को। दुनिया का ध्यान उधर जाता है जिधर कभी गया नहीं, तब भी नहीं जबकि उनके हिस्से की रोशनी में अंधियारा था और उनके हिस्से की हवा में बारूद की गंध थी। उनके हिस्से के उड़ानों के पर कतर दिए गए थे। लहू इस बार भी बह रहा है, थिरकते पांवों का, कंठ को घोटते हुए। दुनिया ने सवाल नहीं किया कि जब अंधेरे बिलों में सिमटे हैं लोग, तो उजाले की खनन सिर पर सवार ही क्यों है। मास अक्टूबर, तुम्हारे लिए बसंत महोत्सव, नाचने गाने का, बियर पीने का मास अक्टूबर। जिनके नाम सिर्फ अंधकार था, वे बाहर निकले रोशनी की तलाश में। जिनसे सब कुछ छिन जाता है, वो चुन नहीं सकते अपने प्रेमी। किसका आतंक, किसके लिए तलाश बाकी है। आतंक है उनसे जो पिंजरे में बंद है। आतंक है उनका जिन्होंने पिंजरे बनाए। पिंजरे बनाना और उसमें रहना एक बात नहीं होती। कोई भी जन एक वादी नहीं हो सकता। बहुवादी होना हमारा व्यक्तित्व है। एक वादी जन खंडित हो जाता है या बन जाता है अतिवादी। उन्हें दे दो उनके घर, दे दो उनके हिस्से की रोशनी, दे दो जीवन जल, और बीच में से हटा दो बंदर बटाई। बनी रहे दुनिया और बनी रहे मानवता। अरे युद्ध तुम नहीं खत्म होगे तो हम हो जाएंगे। घोट दो गला दुनिया के सभी युद्धों का, हर किसी को मिले उसके हिस्से की रोटी और छत और संगीत। तो एक छोटा सा, जो आपने प्रेम का नाम लिया तो मैंने अपनी कविता में सुना दूं। अब नीलोत्पल जी आप सुनाइए। अभी विलास जी ने बहुत एक अच्छी बात कही कि हमारे समय में बुद्धिजीवी हो चाहे लेखक हो, उसका सम्मान ये तो निश्चित बात है कि घट रहा है और विश्वसनीयता भी कम हो रही है उसकी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लेखन को देखे तो पत्रकारिता भी उसमें आती है, उसके अंश है उसका पत्रकारिता भी। हमारे यहाँ जो लगातार पत्रकारिता हो रही है मीडिया, उसकी बात तो मुझे कुछ ज्यादा उसके बारे में कहना नहीं है, क्योंकि हम सबके सामने है वो कि वो लोग क्या कर रहे हैं। तो विश्वसनीयता जब दौर आता है ना, तो
वो दौर ऐसा नहीं है कि केवल पत्रकारिता पे लागू होगा या और अन्य क्षेत्र के लोगों पे लागू होगा। वो कवियों, ठीक बात। लेखकों और सामाजिक चिंतकों पे भी लागू होता है वो। और वो घटने की वजह यही है कि हम अब प्रत्यक्ष रूप से उस प्रकार हम जनता से संवाद नहीं करते। ये भी एक कारण होता है कई बार। जी और ये दौर तो निश्चित है कि विश्वसनीयता घटने का दौर है, और सब कुछ लगभग हम देखें तो बहुत सारे हमारे मूल्य, मानवीय मूल्य, वो लगातार क्षरित होते जा रहे हैं, और उनकी जगह उत्तेजना, हिंसक और उन्माद ने ले ली है। तो ऐसी कई चीजें हैं, लेकिन फिर भी मेरा ये हमेशा मानना है कि कवि का जो कर्म है बहुत अलहदा कर्म है। जी उसकी जिम्मेदारियां इतनी, मतलब जैसे आपने कहा ना, अभी रति जी ने कहा कि जो फिलिस्तीन के कवि हैं, वो कुछ जॉर्डन में, कुछ सीरिया में, कुछ जो आसपास के मुल्कों में रह रहे हैं, लेकिन वहां से अपनी पोस्टें वो करते हैं शेयर, अपनी निजी जिंदगी की भी करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मैं उन सबको वो करते हुए मैं उस बात पे जाना चाहता हूँ कि वो अपनी आवाज उठा तो रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं, और वो आवाज उठाना ही थोड़ा मूल्यवान है हमारे समय में, जब सब कुछ इतना लगभग कम होने लगा है। जी तो कवि को अपनी उस पर आना चाहिए हमेशा। तो ये किसी छोटी कविता है। युद्ध में मर रहे बच्चों के लिए क्या है आपके पास, या युद्ध से हताहत बच्चों के लिए क्या है आपके पास? करुणा, थोड़ा दुख, निरपेक्ष भाव, या फिर मस्खरी? करुणा तुम्हें उन बच्चों के प्रेम से भर देगी जिनके नाम भी तुम नहीं जानते। निश्चित दुख तुम्हें अकेला कर देगा, लेकिन दुख ही है जिसकी जमीन पर कभी सूखा नहीं पड़ता। समूची कायनात में सिर्फ मृत्यु ही निरपेक्ष है, लेकिन उसे चुना नहीं जा सकता। समूची कायनात में सिर्फ मृत्यु ही निरपेक्ष है, लेकिन उसे चुना नहीं जा सकता। युद्ध में मृत्यु अपनी ही निरपेक्षता का शिकार होती है। ऐसे वक्त में अगर तुम्हें मस्खरी सूझ रही है, समझ लेना लानत शब्द भी छोटा है। ऐसे वक्त में अगर तुम्हें मस्खरी सूझ रही है, तो समझ लेना कि लानत शब्द भी छोटा है। उसने पूछा तुम किसके साथ हो? मैंने कहा युद्ध में मारे गए बेकसूर सैनिकों के साथ। उसने पूछा युद्ध के साथ क्यों नहीं? मैंने कहा युद्ध ताकत और अमीरी का बुना माया जाल है। उसने पूछा फिर स्वतंत्रता क्या है? मैंने कहा जो खुद से पहले दूसरों की आजादी का ख्वाब देखता हो। उसने पूछा कि स्वतंत्रता क्या है? मैंने कहा जो खुद से पहले दूसरों की आजादी का ख्वाब देखता हो। उसने पूछा फिर राजा कौन है? मैंने कहा जिसके पास सर्वश्रेष्ठता का भ्रम है। उसने पूछा तुम क्या चाहते हो? मैंने कहा जो खेतों में अनाज का स्वप्न देखता हो। उसने पूछा तुम किसका साथ दोगे? मैंने कहा अपनी जगह से बेदखल किए गए लोगों का। एक कविता ये थी। तो इस तरह की बातें हैं। एक और कविता के बाद फिर हम शायद विलाजी से सुनते हैं एक दो कविताएं। सुनाइए। तो एक और कविता मैंने तो आज अपने जीवन में जी सुनाइए पूरी सुनाइए। सॉरी, एक कविता सुनाइए। सुना रहा हूँ। सॉरी। जी हाँ जी जी सुनाइए। हाँ। मैंने अपने जीवन में 4 युद्ध देखे। मैंने अपने जीवन में 4 युद्ध देखे। इराक अमेरिका युद्ध, तब आंकड़े और तोपों की गर्जना आकर्षित करती थी। वे मेरे बचपन के दिन थे। इराक युद्ध, अमेरिका युद्ध, तब आंकड़े और तोपें की गर्जना आकर्षित करती थी, लेकिन सद्दाम हुसैन की फांसी ने द्रवित किया।
चाहे उसने अतीत में कितनी ही जंग लड़ी हो, लेकिन अंतिम समय की मृत्यु हमेशा संजीदा कर देती है। फिर अफगान पर तालिबानी क्रूरता देखिए। लगा यह नृशंसता का अंतिम अध्याय होगा, मगर युद्ध की भूख कहाँ शांत होती है। उसे तो अंधे होने की विकृति तक जाना है, मगर युद्ध की भूख कहाँ शांत होती है, उसे अंधे होने की विकृति तक जाना है। रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार यह बताया कि तानाशाही और साम्राज्यवादी नीतियों के पीछे कितना आतंक छिपा होता है। रूस और यूक्रेन के युद्ध ने पहली बार बताया कि तानाशाही और साम्राज्यवादी नीतियों के पीछे कितना आतंक छिपा है। फूलों की घाटी में उग रहे शहर को किस तरह आग लील लेती है। इजराइल और फलस्तीन के बीच चल रही जंग ने उस रेखा को भी पार कर दिया जिसमें इंसानी जीवन महदूद रहता है। गुड़ियों के साथ खेल रही बच्ची अचानक राख के ढेर में बदल जाती है। बॉल के पीछे दौड़ता बच्चा अपनी दौड़ भी पूरी नहीं कर पाता। अंजीर, सेब, जैतून, खुबानी के पेड़ों को संभालती औरतें अंजीर, सेब, जैतून और खुबानी के पेड़ों को संभालती औरतें उस मिट्टी की जड़ में पहुंच जाती है जहां से एक पेड़ ने उगना शुरू किया था। युद्ध ने हर उस चीज को ले लिया जिसे साकार करना चाहती है अनंत आंखें, जिसका स्वप्न हर युद्ध के साथ धीरे धीरे गल रहा है। जिसका स्वप्न हर युद्ध के बाद धीरे धीरे गल रहा है। जी, बहुत बहुत खूब। मैं अब सोचती हूँ कि हम इस चर्चा को यहाँ पर विराम देते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मैं ये महसूस कर रही हूँ कि नेट लगातार बहुत ही खराब रहा है। आगे से हम ध्यान रखेंगे, प्री रिकॉर्डिंग करके फिर हम प्रेजेंट करेंगे। हमें रात के समय 12 बजे के बाद प्री रिकॉर्डिंग करनी चाहिए और उसके बाद में फिर हमें प्रेजेंट करना चाहिए। तो ये थोड़ा सा मैं दर्शक जो कुछ चले भी गए कि दिखाई नहीं दे रहा है, तो उनसे क्षमा चाहती हूँ कि ये नहीं हो पाया। और मैं श्री विलास जी और नीलोत्पल जी की बहुत बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने बहुत शॉर्ट नोटिस में, कल ही मैंने सोचा कि हिम्मत तो करनी चाहिए कि हम अपनी बात को अधूरी ना छोड़ें। तो बहुत कम नोटिस में आप दोनों आए, सिर्फ एक बार कहने पर। सिर्फ कल शाम को ही मैंने आप लोगों को बताया था, शाम को, दोपहर को। तो मैं आप लोगों की बहुत आभारी हूँ। और ये युद्ध पे तो चिंतन होता रहना चाहिए। हालांकि मैं जब झिझक रही थी, लेकिन आज मुझे लगा कि कम से कम बातें करने से बहुत सी बातें निकल कर तो आती हैं। जी, और लोगों को कुछ तो मिलता होगा, जो 2-4 लोग सुन लेंगे या बाद में सुनेंगे, उनको कुछ तो पता पड़ेगा कि आखिर युद्ध है क्या। जी। कि बच्चे की दौड़ आधी रह गई, कि उसकी गुड़िया हाथ से छिटक गई, कि जिंदगी में सब कुछ जाता रहा। तो ये सब चीजें, ये सब जो घटनाएं हैं, ये सब चित्र हैं, यह हमारी निगाहों के सामने आने चाहिए। नहीं तो आपको मालूम ही है कि आज के युग में इतना ज्यादा असंवेदना बढ़ती जा रही है कि आप ये देखिए कि फिल्मों में भी मार की पिटाई, उसके जो मार धाड़ के जो फिल्में हैं वो बहुत सक्सेस हो रही हैं। क्रूरता की फिल्में बहुत सक्सेस हो रही हैं। उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ तो मनोविज्ञान काम करता ही है। मैं ये नहीं कहती कि होनी नहीं चाहिए इस तरह की फिल्में, होनी चाहिए, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ये मनोविज्ञान काम कर रहा है। आप लोग कुछ कहना चाहते हैं बंद करने से पहले? श्री विलास जी, नहीं, बहुत अच्छी चर्चा रही और हम आपके भी शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें ये फोरम दिया और हम आपसे भी और सुनने वालों से भी बात कर सके और नीलोत्पल जी से भी परिचय हुआ। हाँ, आगे से थोड़ा सा प्लानिंग करके करेंगे कि यहाँ पर सिस्टम थोड़ा सा बाकी तो गड़बड़ा जो गया। आपने कहा कि
2-4 आदमियों तक भी हम अपनी बात पहुंचा पाए तो ये प्रोग्राम जो था सार्थक था। सार्थक है। और आप कभी भी जी। जब कहेंगे हम लोग उपस्थित रहेंगे। इसके लिए बहुत आपका जी, जी, शुक्रिया। जी। जी, मैं भी पुनः नीलोत्पल जी, आप आपका कुछ कहना चाहें? जी, जी, जी। बहुत सार्थक चर्चा हुई। कविताएँ और संवेदना की जो बात है वो अंततः कविता का वही प्रतिफलन है कि हमारी संवेदना, हमारी करुणा या हमारा सोच पाठक या श्रोता या दर्शक तक जाए और उसे उसकी ज़मीन कुछ गीली हो, उसके सुनने का मन हो, तो ये एक सार्थक चर्चा रही। श्री विलास जी का और रति जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। लगातार युद्ध के बारे में लिखते सोचते मनस्थिति ऐसी हो गई है कि मुझे लगता था कि मतलब बेचैनी जैसे हो जाती है ना, अपन लगातार कुछ करते हैं तो बेचैनियाँ थी मन में, तो आपने उसे जगह दी, उसको एक प्लेटफ़ॉर्म दिया। मैं रति जी का भी हार्दिक आभारी हूँ और श्री विलास जी को धन्यवाद करता हूँ कि उनसे पहली मुलाकात रही है। शुक्रिया सर, सभी का शुक्रिया और सभी पाठकों का और दर्शकों का शुक्रिया। हम फिर से मिलेंगे। आशा है कि युद्ध ना हो, उस समय मिले। जी, आशा हो कि हम बहुत अच्छी, कुछ बहुत अच्छे अच्छी, विषय को बहुत मतलब ऐसे जो जी। सुखपूर्वक विषय को लेकर आए। इसी आशा के साथ में हम युद्ध के बारे में बात करने की हमको ज़रूरत ही ना पड़े। इसी जी। आशा से हम फिर मिलेंगे और फिर से हम कुछ ना कुछ अपने शब्दों के माध्यम से कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। तो आप सबको जी। धन्यवाद। जी।